हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे देश को और उन्होंने बताया कि भाई लॉकडाउन बढ़ेगा, लॉकडाउन 4 आएगा, जरूर आएगा, लेकिन उसमें बहुत कुछ अलग होगा और एक आर्थिक पैकेज का ऐलान कर रहा हूं। हालांकि उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स के अलग अलग राय होंगे और बहुत सारी चीजें हैं जिस पर मंथन करने की जरूरत होगी उसमें, लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जरूर बताया है कि लॉकडाउन 4 होगा और अलग तरह के नियमों के साथ होगा। लेकिन एक बात पर लगातार वो जोर दे रहे थे पूरे भाषण के दौरान कि लॉकडाउन 4 हो न हो, कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई जारी है और इन सब के बीच आत्मनिर्भर हिंदुस्तान को कैसे बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता कितनी है, आत्मनिर्भर बनाने की दिशा पर बल कितना ज्यादा दिए जाने की जरूरत है, इसके बारे में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे। इस पर हम चर्चा करेंगे। योगेश कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। योगेश जी, बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने। जी धन्यवाद। ठीक है, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सारी बातें सुनी। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने मास्क से लेके पीपीई तक शुरुआत की और उसके बाद आत्मनिर्भरता पर बहुत ज्यादा पूरे भाषण के दौरान उनके बल रहा। आपको लगता है बहुत जरूरी है इस बात को थोड़ा और पहले समझ लिया गया होता तो शायद थोड़ा और बेहतर कर लेते? ये कोई नई बात नहीं कही इन्होंने, नेहरू जी ने शुरुआत यहीं से की थी। अगर जो पुरानी इंडस्ट्रीज जो आज के दिन ये बेच रहे हैं वो सारी की सारी नेहरू जी की शुरुआत की हुई है। तो आत्मनिर्भरता को तो नेहरू जी ने भी समझ लिया था उसी वक्त। और आज के दिन क्योंकि हम दोबारा से कोलैप्स होते जा रहे हैं और काफी सारी चीजें हमारी नष्ट भी होती जा रही हैं, तो उनको रिवाइव कैसे किया जाए ये बात वो नहीं कर रहे, बल्कि इनके पास जो ब्लूप्रिंट है इनका वो तो बेचने का ज्यादा है बजाय आत्मनिर्भर होने के। आत्मनिर्भर मतलब मैं मान के चलता हूं कि गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज हो, जैसे मारुति एक बार जो शुरू हुई थी वो गवर्नमेंट की थी, वो 100% शुरुआत में, ठीक है, उसमें बहुत कम शेयर था सुजुकी का। अब आज के दिन सारा लगभग शेयर जो है वो सुजुकी का हो गया है। तो इस तरीके की, और आप ये इंडियन ऑयल वगैरह जिनसे हम कमा रहे हैं इनका उदाहरण ले लीजिए। तो मैं मतलब बोलने में और समझने में मैं कुछ अजीब सा महसूस कर रहा हूं। तो इसमें लेकिन ये तय है, ये तो आज से क्या हर कोई कहता है, हर कंट्री कहता है कि कहने और करने में फर्क क्या नहीं है। हम कह रहे हैं, आपने उदाहरण दिया कि नेहरू जी के समय से आत्मनिर्भरता की बात, मैं इंडस्ट्रीज का नाम लेकिन शुरुआत के कुछ सालों के बाद क्या जिस इंटेंसिटी के साथ खुद को आत्मनिर्भर, चाहे वो हरित क्रांति की बात कर लीजिए, श्वेत क्रांति की बात कर लीजिए, उसके बाद वाला जो दौर रहा वो हम उस इंटेंसिटी के साथ आत्मनिर्भर होने की दिशा में शायद जोर नहीं दे पाए। चलिए एक बार सुना देते हैं मोदी जी क्या कह रहे थे। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी,
दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड। हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। देश में डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना जरूरी है। हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू हो। मैं चलिए, तो योगेश जी, मुझे याद आ रहा है कि लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तो उस दौरान मैंने कुछ, हालांकि मैंने चर्चा उसके बारे में कई बार की है, मैंने कुछ ट्वीट भी किए थे जिसमें मैंने टैग किया था, बहुत लोगों पीओएम को भी टैग किया था, और यहाँ भी हमने चर्चा की थी। जब आप आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं तो वो मजदूर जो फंसे हुए थे यहाँ, या आप जब अपने अपने स्टेट्स में गए हैं 21 दिन के लिए क्वारंटाइन होंगे, उस दौरान मैंने कहा था कि उनको मधुमक्खी पालन सिखा दो, उनको मछली पालन सिखा दो, उनको साइकिल रिपेयर, मोटरसाइकिल रिपेयर, घड़ी रिपेयर, हर्ब्स उगाना, ये चीजें सिखा दो। अगर ये सिखा दिया गया होता तो आज सिर्फ ये बातें नहीं होती, उस दिशा में वो बहुत हद तक आगे बढ़ चुके होते। क्योंकि जो मजदूर अब इतनी फजीहत के बाद लौट रहे हैं घर, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके पास अगर साधन है, संसाधन है, मौका है, तो वो वहां से वापस यहाँ आए। ये बात आपने एक बार नहीं, आपने कई बार टच की है, और जो हमारे पैनलिस्ट रहे हैं उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया था। मैं भी उसका जो है मानता हूं कि ऐसा होना चाहिए था, पहले से ये प्लान होना चाहिए था 6 साल पहले, जब, क्योंकि मोदी जी का विजन मैं औरों से अलग मान के चलता हूं, तो इनको मैं मान के चल रहा था कि ये विजन कुछ अलग, जैसे ये बात जो कर रहे हैं ये आज नहीं कर रहे, ये तो 6 साल पहले भी इनके दिमाग में रही होगी, और किसी के भी दिमाग में ये रहती है कि आत्मनिर्भर जब तक हम नहीं होंगे नहीं चलेगा। क्योंकि हमारा अगर सबसे बड़ा हमारा जो हम बाहर से खरीदते हैं वो हमारा ऑयल है। इस ऑयल के ऊपर बहुत सारे लोग सोच चुके हैं कि क्या हमारे पास इसका सब्स्टिट्यूट हो, या ऑयल सबसे कम हम कम से कम इंपोर्ट करें, बहुत सोच चुके हैं। अच्छा, वो नहीं कर पाए, हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हालात आज के दिन ऐसे ही है, देश दुनिया ऐसे ही चल रही है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हो, इसका मैं 2-4 दिन पहले एक उदाहरण देके गया था कि किसानी में, जिसमें ये बार बार बात करते हैं, किसानी का ही हमने 2-3 दिन पहले टॉपिक लिया था, किसानी की जिसकी ये बात करते हैं, ये मैं नहीं मानता कि इनके पास विजन नहीं है। 100% विजन है इनके पास। किसानी को आप एज एन इंडस्ट्री रजिस्टर कीजिए, और उसमें आप जैसे ट्रेनिंग देते हैं और चीजों की, मैं कहता हूं फिटर बनाते हैं, वेल्डर बनाते हैं, और कारपेंटर बनाते हैं, आईटीआई में होते हैं कोर्स उनके। आप बताइए किसानी का कौन सा कोर्स इस लेवल पे होता है? कोई नहीं होता। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया वो तो किसानी करेगा ही नहीं। वो किसानी करने के लिए नहीं जा रहा, वो तो आगे नौकरी करने के लिए जाएगा, साइंटिस्ट बनेगा, कुछ और करेगा, प्रोफेसर बन जाएगा, वो नहीं करेगा। तो फिर मेरे किस काम आया? वो मेरे किसी काम का नहीं है। तो मेरे काम का कौन जो वापस आके किसानी को बढ़ावा देता, जो आप बार बार बात करते हो। उसमें मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि राजस्थान के अंदर एक स्कीम चलाई हुई है, कोई इजराइल भेजा सरकार ने, और वहां से वो ट्रेनिंग लेके आया, और पानी भी नहीं है वहां पे, पानी पौंड में इकट्ठा किया, वो भी ट्रेनिंग वहीं से लेके आए। उसके बाद उनको फॉग, उनको जो जिस मानो जो भी फसल है, जिसको जो एटमॉस्फेयर चाहिए, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के सस्ते साधन वहां से वो सीख के आए हैं। तो ये चीजें आज से बहुत पहले शुरू होनी चाहिए। मैं एक चीज और हमेशा उदाहरण देता हूं जब इस तरह की चर्चा आती है, तो क्योंकि ये बचपन से ही, मुझे लगता है स्कूल टाइम से ही ये एग्जाम्पल मैं कोट करता रहा हूं कि आप चिप्स का पैकेट लेने जाते हैं बाजार में, तो आपको 10 रुपए या 20 रुपए का जो चिप्स का पैकेट मिलता है, उसमें
जो आलू है वो मैक्सिमम एक आलू बड़ा बस या 1.5 आलू बहुत Yes. है, तो एक आलू या 1.5 आलू का किसान को कितना मिलता होगा? 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे, मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो नहीं मिलता। बिल्कुल। तो वो 20 पैसे, 15 पैसे का मसाला, 10-15 पैसे का और उसमें खर्चा, मान लीजिए मैंने मान लिया 50 पैसे की पैकेजिंग, फिर भी वो होता है 1.25 रुपए। अब आप और कंपनी कितने में बेच रही है? 10 रुपए। उसमें किसान को कितना मिला? 10 पैसे, 10 से 20 पैसे, 25 पैसे। maximum, और कंपनी का प्रॉफिट कितना है? लंबा चौड़ा। Yes. तो अगर यही चिप्स या यही जूस बनाने के कोऑपरेटिव हम यूनिट्स अगर वहीं लगाएं और उनको मार्केट उपलब्ध कराएं उसके बाद, तो किसान क्या लॉस में रहेगा? मैं इसको मोदी जी की स्टेट से ही जोड़ देता हूं ना। अमूल का केस ले लीजिए आप, कहां से वो ब्रेन किसी ना किसी का था, उसने एक शुरुआत की, उसमें सारे किसान जुड़े, दूध का उन्होंने डेयरी के ये प्रोग्राम शुरू किए, और उसके बाद आज के दिन हिंदुस्तान की मेरे हिसाब से तो नंबर 1 बिल्कुल। जैसे जैसे अब आपने बताया कि ये प्रोसेसिंग का जो प्रोग्राम है ये क्यों ना किसानों के हाथ में दिया जाए। अभी जैसे अभी यहाँ पे कल परसों ही बैठे थे, वो किसान की बात जब हो रही थी कि गन्ना किसान जो है वो गन्ना तो उगा सकता है लेकिन वो कोल्हू लगा के और गुड़ नहीं बना सकता। इस मीन्स कि वो जो प्रोसेस जो है वो किसान को नहीं देना चाहते, या नहीं दिया, या वो बंद करा दिया इन्होंने। तो आप जो कह रहे हैं या मोदी जी जो कह रहे हैं, मेरा मानना ये है कि इन्होंने जो 5 जो बातें की, मैंने बहुत सीरियसली बहुत ध्यान से सुनी है ये, ठीक है, इनसे मैं सहमत हूं। इनकी मैं फिर बार बार बात एक करता विजन है, मोदी जी की बातों में विजन होता है, और इनकी मैं एक बात और बताऊंगा जो हिडन ये बात बोल गए हैं वो भी ठीक करने की। हाँ, सिस्टम में क्या है वो उसके साथ नहीं उन्होंने चलेंगे। वो रीति नीति क्या बात करके गए हैं, और लेबर की जो उन्होंने बात छेड़ी है, ये लेबर लॉ जो बदल रहे हैं 2-3 स्टेट्स में, ये मैं कह रहा हूं देखो इसकी बुराई तो मेरे से भी करवा लेना, बिठा के मैं कर दूंगा, लेकिन हम लोगों को भी और सब लोगों को यह भी समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, चाइना के अंदर लोग क्यों जाते थे? चाइना में इसलिए जाते थे, सबसे बड़ी बात वहां क्या थी कि एक मिनिमम वेजेस जो हैं किसान उसके जो है काम करने वाले के फिक्स कर दिए सरकार ने। अगर मान लो सरकार वो मिनिमम वो जो कोई भी एम्प्लॉय वो मिनिमम वेजेस उसको दे रहा है, उसके बाद वहां कोई झगड़ा नहीं होता है, मैक्सिमम जो इतना मर्जी दे, बट वो मिनिमम अगर दे रहा है तो उस पर कोई झगड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे भी मुझे लगता है कुछ ऐसे कानून में आएंगे या आ रहे होंगे जिनके ऊपर लोगों ने उंगलियां उठानी शुरू कर दी हैं कि किसान वो मजदूर कोई क्यों मारा जा रहा है या मजदूरी क्यों मरेगा। मैं आज आपको एक बात बता रहा हूं, ये नोट करके अंडरलाइन बात कर रहा हूं मैं आपको, और इसको आप चेक कर लीजिएगा। हिंदुस्तान की सबसे पहले फैक्ट्रियां जो शुरू हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। कलकत्ता के अंदर 90% कम्युनिस्ट लोगों का राज रहा है। आज के दिन वहां पे कोई फैक्ट्री लगा के दिखा दे। ये वही कम्युनिस्ट हैं जो नेता तो रहे हैं मजदूरों के, लेकिन नेताओं के लिए कर कुछ नहीं पाए, क्योंकि उनका एक एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं था। एटीट्यूड टुवर्ड किसके होना चाहिए? एटीट्यूड टुवर्ड उसके जिसके हम नेता हैं। सर वो डिबेट किसी और दिशा में चली जाएगी कि कम्युनिस्टों के मजदूरों को के बच्चे तो मजदूरी रह गए और उनके खुद के बच्चे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज में पढ़ के और खुद वो लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, बंगलों में रहते हैं। सर उस डिबेट को उस दिशा में नहीं ले जाते हैं। हाँ, लेकिन ये इस बात से मैं सहमत हूं जो आप कह रहे हैं। आपने जो बात की थी कि मत्स्य पालन सरकार की पॉलिसी है पर वो आगे नहीं इंप्लीमेंट हो पाई। मैं इसी में लेके आना चाहता हूं, इसी में आता है सिस्टम का रोल कि चलो कोई चाहता है करना, सरकार कई स्टेट्स में सब्सिडी की बात कहती है, लेकिन कहां से मिलेगी सब्सिडी? वो जो कंडीशंस हैं वो इतने उलझे हुए क्यों हैं? और अगर मान लीजिए कि आप मजदूरों को भी प्रमोट कर रहे हैं, ये हम क्या नहीं कर सकते हैं कि हम मुखिया को कह दें कि अगर आपके यहां कोई मछली पालन के लिए तालाब खुदवाना चाहता है तो वो पैसे देगा, सब्सिडी सरकार देगी, लेकिन उसमें जो काम करेंगे उनको मनरेगा के तहत सरकार भी पैसा देगी। अब ये चीजें तो अब मैं कह तो रहा हूं, जो ये 20 लाख करोड़ है मुझे प्रैक्टिकली दिखाई नहीं दे रहा कहीं पे भी, मैं ईमानदारी की बात करूं तो। लेकिन ये 20 लाख में हो सकता है कहीं से ये जोड़ के और उस सिस्टम को उस सिस्टम से जोड़ के ये शायद ऐसी ही स्कीम कोई लेके आए कि इस स्कीम के तहत आप ये काम कीजिए, उसमें ये काम कीजिए, ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं, इससे सबको लाभ मिलेगा, अल्टीमेटली हम यहां पहुंचेंगे।
ये एक छोटा प्रोसेस नहीं रहेगा। ये 1 साल का मोदी जी जो 20-20 कह रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं, इसमें टाइम तो लगेगा। लेकिन अगर ये जो इनके दिमाग में चल रहा है या जो होगा, क्योंकि अब मूल चूल परिवर्तन होने वाले हैं, जो इनकी इच्छा भी रहती थी हमेशा, बात भी जो करते थे, तो वो जो मूल चूल परिवर्तन होंगे, तो उन परिवर्तनों के बीच में जो जो हर्डल्स आएंगे वो तो खत्म करने पड़ेंगे। और वो जो बात करके गए हैं वो ये करना चाहते हैं, मेरे को ऐसा अच्छा, लगता है। मैं कई बार जब ट्रैवल करता हूं, मैं थोड़ा सा पता नहीं, मैं थोड़ा ज्यादा सोच जाता हूं या क्या हो जाता है। मैं जब हाईवेज, अभी जो नए वाले हाईवेज बने हैं, चाहे आप केजीपी केएमपी की बात कर लीजिए, हाईवे के बीच में जो डिवाइडर है वो थोड़ा चौड़ा है इस बार, और उसमें मिट्टी है। क्या ये किया जा सकता है कि उससे लगता हुआ गांव का जो बीपीएल फैमिली है उसको पहली बार फूलों के बीज और उस गांव के पूरे स्ट्रेच का, वो हाईवे का के बीच का वो जो डिवाइडर का एरिया है, जिसके पास जमीन नहीं है, जो लैंडलेस है, उसको दे दे और पहली बार में फूलों के बीज दे दे। एक तो वो ब्यूटिफिकेशन हो जाएगा उस एरिया में कर पाएगा तो, और क्योंकि उस पूरे हाईवे पर हर जगह आपने फूलों के दे दिए, अपने लोगों को लैंड भी अलॉट कर दिया, तो एक बार में अगर गाड़ी आएगी, फूल भी जो भी खरीदते हैं पूरे हाईवे पे वो खरीदते जा सकते हैं, तो मार्केट का भी कोई इश्यू नहीं है। तो इस तरह कैसे भी कुछ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जिसको हम कहते हैं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे विजन वाले अगर लोग होंगे और आगे इंप्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे तो ये पॉसिबल है। क्योंकि मैं अब आपको जोड़ दूं इसी के साथ, जो रेलवे के बगल में रेलवे की जमीनें होती हैं वो भी ऐसे ही दी जाती हैं, लीज पे दी जाती हैं, लोग उस पर काम करते हैं, खेती भी करते हैं कई जगह पे। तो ये आपकी जो बात है, ये मैं चाहता हूं कि उन अच्छे लोगों के दिमाग तक भी पहुंचे कि ये अच्छा विजन है। इसमें ब्यूटिफिकेशन भी हो जाएगा और लैंडलेस जो एक फैमिली अगर निकल के आएगी तो बहुत शानदार काम हो जाएगा। और एक गांव के स्ट्रेच का जो हाईवे है वो थोड़ी सी जमीन नहीं है, बिल्कुल वो बहुत लंबी है, बहुत लंबी होती है, बल्कि सैकड़ों किलोमीटर के एरिया की है, तो 10 किलोमीटर किसी को दे दिया, 10 किलोमीटर किसी को दे दिया, इस तरीके से हो सकता है, पॉसिबल है। इसमें ऐसी तो कोई चीज है, मैं कह तो रहा हूं कि हमारे पास जो हमारा सौभाग्य क्या है, हम सरवाइव क्यों कर गए, क्यों कर जाते हैं हम पे आपत्ति पहली बार नहीं आई है, हमें बहुत बार दुनिया ने खत्म करने की प्लानिंग की है, लेकिन हम नहीं हो पाए, क्योंकि हमारे पास जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, हमारे यहाँ मौसम जो है, और हमारे यहाँ का जो ओवरऑल जो भूमि जो है हमारी, जिसे हम माँ बोलते हैं, वो इतना कुछ हमें देती है कि हमें किसी और की जरूरत नहीं है। और हम सरवाइव इसीलिए कर जाएंगे अभी भी, क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, इकोनॉमी तो डूब गई है, इकोनॉमी तो खत्म हो गई, ऐसी बातें कर रहे थे, लगभग ये सच भी है, ठीक है। लेकिन कहां से सरवाइव करेंगे? किसानों से करेंगे। अब जो ये फसल आ रही है, इस फसल से हम सरवाइव कर जाएंगे, अगली फसल प्रभु ने चाहा ठीक होगी तो फिर हम पता नहीं और लंबी छलांग लगा सकते हैं। तो ऐसी चीजें जो हैं हमारे पास, जो संपदा है जो नेचर की जो हमारे को दी हुई है, वो चीजें हमारे पास बहुत अच्छी है। अगर हम और चीजों में भी अगर जाते हैं तो वो भी हमारे पास और स्टेट्स के अंदर हैं, खदानें वगैरह हैं या उर्वरक हैं, सारी की सारी चीजें हमारे पास जो है वो एकदम लाजवाब है। इसलिए हमें उन चीजों के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये बात करेंगे बाद में रॉ मटेरियल वगैरह की, किसी चीज के लिए भी रॉ मटेरियल की हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है। इंडस्ट्रीज की अगर बात करेंगे, जो बाहर की इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ आएंगी वो इसलिए ज्यादा यहाँ उत्साहित होंगी क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल हर किसी इंडस्ट्री के लिए मिल जाएगा। अदरवाइज होता क्या, हमारा रॉ मटेरियल जाता है, चाइना भी जाता था और हमारा उधर जापान भी जाता है, वहां से प्रोसेस होके वापस फिर हम इंडिया में मंगाते हैं और फिर उसको हम रीयूज करते हैं। तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस खत्म हो जाएगा उन इंडस्ट्रीज के लिए। तो अगर ऐसी बातें सारी की सारी रहेंगी तो नेचुरली के मेरा मानना ये है कि सारे के सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद जो 5 पिलर्स बताए हैं प्रधानमंत्री ने, उसके बारे में भी बात करेंगे, और कुछ और चीजें जो प्रधानमंत्री के इस भाषण से निकलकर सामने आती हैं और उसमें किसकी भूमिका अहम होने जा रही है, किसको किसको सुधारना पड़ेगा, किसको किसको सीधा करना पड़ेगा, इस पर भी करेंगे चर्चा इस छोटे से ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पिलर्स के बारे में क्या कहा था। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी।
पहला पिलर इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड, हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। देश में डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना जरूरी है। हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू हो। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, सर्वम आत्मवशम सुखम, अर्थात जो हमारे वश में है, जो हमारे नियंत्रण में है, वही सुख है। आत्मनिर्भरता हमें सुख और संतोष देने के साथ साथ सशक्त भी करती है। साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को
आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, 5 पिलर्स की बात करते हैं जल्दी जल्दी। कौशिक साहब, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड जी, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जो सिस्टम है उसको ही दुरुस्त कर दीजिए। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजें तो उसकी वजह से ही रुक जाती हैं कई जगहों पर। एक आम आदमी सरकार की योजना के तहत कुछ करना चाहता है, पहले तो उसको यही नहीं पता चलता है कि जाऊं किस अधिकारी के पास। अधिकारी के पास पहुंच गए तो अधिकारी फिर उसको घुमाते हैं, तुम उनके पास जाओ, उनके पास जाओ, ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, और वो घूमता रहता है। उसके बाद उसको जब लोन की आवश्यकता पड़ती है फिर बैंक वाला घुमाता है। इस तरह से इतना घूम जाता है उसकी चप्पल घिस जाती है। एक्चुअली जो आप बात कर रहे हैं ना, जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, जिन लोगों की प्रधानमंत्री बात करना चाहते हैं, उनके लिए ये सिस्टम की बात कर रहे हैं। बट सिस्टम जो बने हुए हैं अमीर लोगों के लिए, जिसने 1000 करोड़ रुपए लेना है, उसका तो मैनेजर जाके बात करता है। वो तो ऊपर की ऊपर बात होती है, फाइलें सेट होती हैं, जो भी लेन देन होता है वो आके उनका तो हो जाता है। और बाद में पता लगता है कि जो सिक्योरिटी दी थी वो भी पता नहीं कहीं और चली गई है, वो दोबारा से हो गई है, और फिर अल्टीमेटली घपले पता जिसको 1000 करोड़ दे रहे हैं उससे 1 करोड़ मांग भी लिया अगर घूस में तो शायद उसको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। लेकिन जिसको 1 लाख 2 लाख चाहिए अपनी एक छोटा सा काम शुरू करने के लिए, उससे 10,000 रुपए भी मांग लो तो उसको लगेगा उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। यही तो, ये जो हम बात कर रहे हैं जिन लोगों की, उनके लिए इतने बड़े बड़े काम तो नहीं है ना। ये छोटे छोटे कामों की जो हम बात कर रहे हैं, जैसे मत्स्य पालन की बात करेंगे, बकरी पालन की बात करेंगे, इसकी डेयरी की बात करेंगे हम, क्या नाम अपना ये शहद वाली जो बात कर रहे हैं, फूलों की खेती की बात कर रहे हैं, ये जो सारी बातें जो हम कर रहे हैं, इन बातों के अंदर ये इकोनॉमी की बात है जो आप कर रहे हो। उसमें आपको, मेरे को लगता है कि 10 लाख से लेके 25 लाख तक, 50 लाख तक, या 5 लाख से भी शुरू कर सकते हैं। वो हर एक का अपना अपना सोच है। उसमें अब इनकी सबसे पहली शर्त क्या है वो सुन लीजिए। सबसे पहले ये बोलते हैं जमीन आपकी होनी चाहिए। अब बोलो जमीन नहीं है तो क्या करेगा, इसका मतलब आप काम मत करो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो दूसरे की जमीन लेके और बांटे पे काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो तो बांटे पे ही चलेगी जिंदगी भर। ये इन्होंने पहला ब्लॉक लगा दिया। अब दूसरी बात, उसको बेचारे को कहाँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी आती है, कहाँ उसको मैनेजर को समझाना आता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने जाएगा 10,000 20,000 की, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है। तो इन सब चीजों का की मदद। आपको रोक रहा हूँ, ज्ञानचंद गुप्ता साहब विधानसभा स्पीकर हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। सर, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही, उन्होंने 5 पिलर्स की खासतौर से बात की। उसमें स्पेसिफिकली एक पिलर जो है वो सिस्टम के बारे में है, और वो लगातार कह रहे थे हमको आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। क्या कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को भी अंदर से इस बात के बारे में अंदेशा है कि जो हमारा सिस्टम है, एक छोटा सा उदाहरण है, मान लीजिए एक गरीब आदमी 2 लाख रुपए कर्ज लेकर कुछ शुरू करना चाहता है सरकार की स्कीम के तहत ही, वहीं पे सिस्टम उसको रोड़ा अटका देता है, ये फाइल, वो मैनेजर, ये पेपर। क्या उसी सिस्टम को सुधारने की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले तो जो 20 लाख करोड़ रुपए का एक आर्थिक पैकेज जो कहा है, एक बहुत बड़ी राहत है गरीब किसान के लिए, मजदूर के लिए, छोटे दुकानदार के लिए। उन्होंने रेडी फड़ी वालों का जिक्र किया, ऐसे गरीब लोगों के लिए। और एक जो अपनी निर्माण की प्रक्रिया है वो जारी रहे, और उसके अंदर एक साथ साथ उन्होंने जो सिस्टम की बात कही, मैं समझता हूँ जो वास्तविकता है, वास्तविकता को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि सिस्टम को इम्प्रूव करने की जरूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर जब गड़बड़ी मिलती है, कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर
जोश मिलता है तो हर आदमी चिंतित होता है। उस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी चिंतित है कि आम आदमी जो है उसको सिस्टम के अंदर सुधार मिले, जो प्रक्रिया है उसके अंदर तेजी आए, कोई हर प्रकार से जो ऑब्जेक्शन या जो मुश्किलें हैं वो कम हो, और वो सिस्टम को ठीक करने के लिए उनका बहुत ज्यादा जोर रहा है। ज्ञानचंद जी, मैं हाँ। योगेश कौशिक बोल रहा हूँ। मैं आपसे कुछ थोड़ा सा हटके सवाल करना चाहूंगा, उसको आप श्रेय भी ले सकते हैं अपने ऊपर, कि जो ये लाख 2 लाख 5 लाख तक के लोग जो बेचारे होते हैं, जिन्हें 10 लाख तक का कर्ज चाहिए, 20 लाख तक का चाहिए, इन लोगों में कहीं भी आप लोगों का कोई ऐसा कभी आज तक नाम नहीं आया कि जी एक्स नेता ने मेरे से गड़बड़ कर ली या वाई नेता ने कर ली, ना किसी मैनेजर का नाम आता है। ये समस्याएं जो हैं क्लर्क लेवल पे या उससे नीचे लेवल पे आती हैं। तो मैं आपसे यही बात करना चाह रहा हूं कि क्या मोदी जी ने जो कहा है, क्या क्योंकि ये तो क्लियर है कि इतने कम पैसे में किसी का नाम आज तक मैंने सुनते हुए नहीं देखा है, तो क्या हम यही बात कर रहे हैं कि नीचे का जो रीति नीति की जो बातें जो हैं वो हमें खत्म करनी पड़ेंगी? देखिए, मैंने कहा ना, मोदी जी ने जो एक ग्राउंड लेवल रियलिटी है उसको समझते हुए उसके अंदर कहां कहां कमियां हैं, उन कमियों को हमने दूर करना है, उन कमियों को हमने पूरा करना है, उसके लिए उनका एक संदेश है, एक उनकी चिंता है जो उन्होंने व्यक्त की है, और जो हम सबको मिल करके उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ज्ञानचंद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात साझा की आपने। अच्छा, इन सब के बीच एक इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। मुझे कई ऐसे उदाहरण याद आते हैं जहां किसान ने या एक मिडिल क्लास आदमी ने थोड़ा रिस्क लेकर कुछ किया हो, खेती में खासतौर से अगर हम बात कर लें, या मुर्गी पालन में, या इस तरह फूलों की खेती कर ली, कुछ हर्ब्स की खेती कर ली, तो उसको मार्केट और इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब की वजह से उसको इतना नुकसान हो जाता है, या उसका जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट इतना बढ़ जाता है कि वो बड़े बड़े ब्रांड्स के आगे वो चीज जो वो बेच रहा है वो कहीं टिक नहीं पाता। ये जो समस्या है इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कही है इन्होंने, मोदी जी ने, ये इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे ये लगता है कि कहीं ये उन मंडियों का भी जिक्र तो इसमें नहीं करेंगे जो हमारे इनकी प्लानिंग है। अभी मैं आपको एक प्लानिंग बड़े लेवल की जो पहले चल रही थी कि हाँ वो मंडियां, अब लेकिन फिर वहीं पे बात आ जाती है कि फूलों का जैसे आपने जिक्र कर दिया, फूल उगा भी दिए उसने, उगाने के बाद फिर वो बिक्री के लिए जो समस्या है, समस्या तो वहां से शुरू होती है किसान की। किसान के लिए प्रोडक्ट तैयार करना दिक्कत नहीं है, किसान का आप जब भी देखेंगे यही पाएंगे कि किसान ने तो अपनी मेहनत से फसल जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा कर दी। अब की बार भी जिक्र हो रहा है कि बम्पर फसल हुई है हमारी, तो उसमें किसान ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन जब जब किसान बम्पर फसल करता है और जब जब किसान पूरी मेहनत से काम करता है, तब तब उसे नुकसान होता है, बाजार में बिकता नहीं है, पैसे पूरे मिलते नहीं है। और ये जितनी मर्जी बातें कर लें, आज तक का तो इतिहास यही कहता है, मतलब मैं सरकार का एक का किसी का नाम नहीं लेता, अभी तक का इतिहास तो यही रहा है कि किसान का बेचारे की किसी का पूरे वो बिकी नहीं, बिकी तो उन्होंने किसी ने कह दिया कि भाई इतना % जो है आपका इस चीज का कटेगा, इतना % इस चीज का कटेगा, पैसे लेट हो गए हैं, बीच में आड़ती ने उनको परेशान कर दिया। तो ऐसी समस्याएं वो एक चीज इसमें मुझे ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने स्ट्रेस देकर ये कहा कि लोकल स्तर पर जो आपकी जरूरतें पूरी होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मतलब अगर इस गांव में किसान ने सब्जी उगाई, तो जैसे पहले लगता था, मुझे याद है कि डे वाइज मार्केट लगती थी और वहां फ्रेश वेजिटेबल्स मिलते थे, लोगों के पास इतना टाइम होता था कि वो उस मंडी में जाते भी थे और वहां सस्ती भी मिल जाती थी, वहां खरीदते भी थे लोग। अब मैं आपको एक बड़ा उदाहरण दे देता हूँ, लोगों को अजीब सा लगेगा हालांकि इस जगह पे, जो शराब की फैक्ट्री जिस स्टेट में है वो स्टेट में वो शराब बेच ही नहीं सकती। मैं क्या मानूं इसको, मेरी समझ में कभी आई नहीं ये थ्योरी कि जैसे कोई फैक्ट्री एक्स फैक्ट्री जो है, मान लो अगर हरियाणा में है, तो वो अपना प्रोडक्ट हरियाणा में नहीं बेच सकता, वो दूसरी स्टेट में भेजेगा और वहीं बेचेगा। तो फिर मैं क्या, मतलब पॉलिसीज कई बार मेरी समझ से बाहर हो जाती है ये। अब ऐसे ही हम अपने प्रोडक्ट की बात हम जो कर रहे हैं, ऐसा कई बार आज के दिन अब शुरू हुआ है, ये भी कोरोना की वजह से,
कि हमारी जो सब्जियां हैं वो सारी की सारी, ये कहा गया है कि दिल्ली कोई नहीं जाएगी, हरियाणा में ही अपने खपाओ, गुड़गांव वाले इधर से लेके आओ, ये वाले इधर से लेके आओ, और सब्जी मंडी का कहर है, क्योंकि इसलिए सब्जी मंडी की सब्जियां इधर आ रही हैं। अदरवाइज होता क्या था, पहले सब्जी मंडी सोनीपत से गई वहां पे आजादपुर मंडी, आजादपुर मंडी से आई गुड़गांव, वो सारा का सारा वहां पे भी आड़त दी गई, यहाँ पे भी आड़त दी गई, और उसके बाद किसान को बेचारे को वहां पे कुछ मिला नहीं, किसान को जो है कहीं पे दूसरी जगह भी कुछ नहीं मिला। और कई कई चीजें तो ऐसी हैं कि यहाँ से, जैसे फूलों का जिक्र करते हैं, पहले फूलों की मंडी दिल्ली में होती थी, ये अपने क्या कहते हैं महरौली में, तो वो सारे फूल पहले महरौली जा रहे हैं, महरौली से गुड़गांव आ रहे हैं। तो ये सिस्टम नहीं थे, ये सिस्टम बन रहे हैं, योजना में है, प्रोसेस में है, पर वो कैसे, मतलब उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी। रोक रहा हूँ, सांसद सुनीता दुग्गल हैं हमारे साथ इस वक्त। सुनीता जी, शुक्रिया वक्त दिया आपने। जी नमस्कार। प्रधानमंत्री को सुना आपने, क्या वो जो 5 पिलर्स पर बार बार जोर दे रहे थे, आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहे थे, लोकल लेवल पर लोगों को मजबूत करने की बात कर रहे थे, तो क्या हम बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलाव की तरफ जाने की दिशा में प्रधानमंत्री ने इशारा किया है? देखिए, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस लॉकडाउन के दौरान जो सोच पैदा की है, मुझे लगता है कि अब हम जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। और उसमें मुझे लगता है कि अब जो हमारे किसान हैं, जो हमारे लोकल लोग हैं, उनको बहुत इसमें फायदा होने वाला है। और जो उन्होंने 20 लाख करोड़ जो है उसका पैकेज की जो उन्होंने घोषणा की है, उसमें जो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बात कही है कि जो भी हमारे एमएसएमई से और जो हमारे कुटीर उद्योग वाले, जो लघु उद्योग के हमारे जो हैं, उन सबको इससे फायदा होने वाला है। चाहे हमारे किसान हैं उसमें, और हमारे ठेले वाले हैं, हमारे रेडी वाले हैं, हमारे जो पशु पालन करने वाले हैं और मछली पालन करने वाले हैं। तो जो सुनीता जी, आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आप केंद्र तक पहुंच गई हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। अभी हम लोग पिछले 1 महीने से खास तौर से डिबेट्स में ये चर्चा कर रहे हैं कि जो लोग लॉकडाउन में फंसे हुए थे, मजदूर, या अब जो अपने अपने राज्यों में जा रहे हैं और उनको वहां जाके क्वारंटाइन किया जाएगा 21 दिनों के लिए या 14 दिनों के लिए, उनको क्या उस दौरान मछली पालन, मधुमक्खी पालन, साइकिल रिपेयर करना, मोटरसाइकिल रिपेयर करना, जो स्किल इंडिया के तहत बाकी चीजें और है, जूस पैकेजिंग, हर्ब्स उगाना, क्या इन सब चीजों की ट्रेनिंग दे, क्योंकि वो क्वारंटाइन में भी है, उनकी बोरियत भी खत्म हो जाएगी, कुछ नया सीख भी लेंगे, और जब वो बाहर जाएंगे क्वारंटाइन के बाद तो वो गांव की इकोनॉमी को बूस्ट देंगे। क्या ऐसा कुछ स्कीम हो सकता है क्या? हाँ, नहीं, बिल्कुल जो है ये आपकी बहुत अच्छी आपने सुझाव दिया, और बिल्कुल हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कि आपने देखा ही होगा कि पिछले दिनों भी बहुत से हमारे जो मजदूर भाई स्कूल में अगर उनको क्वारंटीन करके रखा था, उन्होंने स्कूल का ही नक्शा बदल दिया, वहां पर उन्होंने रहते रहते वहां पर पूरा व्हाइट वॉश कर दिया, उसको एकदम से बहुत सुंदर बना दिया। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जो इस तरह से क्वारंटीन हमारे मजदूर भाई होंगे, उनको किसी न किसी स्किल में जो है लोकल लेवल पर जो है उनको पारंगत किया जा सकता है, ताकि वो हमारी जो लोकल जो इकोनॉमी है उसके अंदर उनका फिर योगदान रहे। मैडम, योगेश कौशिक बोल रहा हूँ। आप, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने एक इंटेलिजेंट और विजनरी एमपी से बात कर रहा हूँ, मुझे सिंपली ये बताइए, इसमें एक इकोनॉमी का जिक्र किया जहां उन्होंने क्वांटम जंप की बात की है, तो वो एकदम कैसे पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, ऐसा है कि जो अभी तक जो नोटिस किया गया है, आत्मनिर्भर की भी बात उन्होंने की है कि हमने बहुत सी चीजें ऐसी देखी हैं इस लॉकडाउन के दौरान कि जिसके बिना हम रह सकते हैं, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो लोकल लेवल पर जो है जिनको हम जो है काफी इंप्रूव कर सकते हैं, उनको बढ़ावा दे सकते हैं। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि जहां तक हम लोगों ने महसूस किया है कि हमारे यहाँ पर जो है वो बफर स्टॉक जो है वो खाने का बहुत है, तो कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत आपने देखा होगा कि कहीं पर भी ये दिक्कत नहीं आई कि कहीं किसी को खाना ना मिला हो। तो जब आपको अगर ठीक से खाना मिल रहा है अगर, तो अब जबरदस्त तरीके से जो जंप है जो होने वाला है, वो मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की कि जो हमारी जो जिसको बोलते हैं कि जैसे खादी है, जो हैंडलूम है, जो इन सब चीजों को बहुत जबरदस्त जो है बढ़ावा मिलने वाला है। और जैसे लोकल लेवल पर ही चाहे हम बात करें जो है ये बोलते हैं आपको कि दूध उत्पादन का काम है, चाहे
चाहे खादी का है, चाहे, तो ये सब चीजें जो हैं अब जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाली हैं। और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहा है कि ब्रांड जो है, वो जो भी आज बड़ा ब्रांड है, वो किसी समय पर लोकल था, लेकिन उसको ठीक तरीके से उसकी ब्रांडिंग की गई, ठीक तरीके से जो है उसकी मार्केटिंग की गई, तो उसके बाद जो है वो ब्रांड हो गया। तो क्यों नहीं हम अपनी जो लोकल चीजें हैं उनको हम ब्रांड के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और खासकर जैसे अब ये जो समय है, अब इस चीज को भी माना गया कि वी हैव टू लिव विद द कोरोना, हमें कोरोना के साथ ही जीना है, हमें कोरोना के साथ ही रहना है कुछ समय तक, तो कम से कम जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बन जाती। तो ऐसे समय में जैसे जो आयुष से रिलेटेड है, जिसके लिए हमारी भारतीय संस्कृति बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जो लोकल हमारी स्पाइसेस हैं, जो मसाले हैं, जो हमारी इस तरह की, तो आप ये देखिए वो कितना जबरदस्त उसका बाहर भी बहुत उसका प्रचार प्रसार हो रहा है और वो महसूस कर रहे हैं इस बात को। और जो एक आप ये देख रहे हैं कि जो हमारी कंपैरेटिवली जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो यूरोपियन कंट्रीज से उनसे बहुत ज्यादा बेटर है, और उसका कारण यही है। तो मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा बढ़ावा जो है वो हमारी लोकल स्पाइसेस को, आयुष से रिलेटेड जो हमारी दवाइयां हैं या आयुष से रिलेटेड हमारी जो भी काढ़ा वगैरह है, ये सब कुछ बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं कि सिस्टम बीच में ना आए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पिलर सिस्टम भी होगा, और हमेशा शिकायत वहीं पे आ जाती थी कि सिस्टम सहयोग नहीं करता है। सिस्टम मतलब नीचे के जो अधिकारी हैं। उम्मीद करते हैं ऐसा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका, अपने वक्त दिया, हमसे बातचीत की। योगेश जी, जल्दी से 100 में से कितने मार्क्स देंगे ऐसी परिस्थिति में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे देश में जहां नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं सामने आए, लोगों के सामने अपना विजन भी रखा, उनको मोटिवेट भी किया? देखिए, इसमें नंबर का तो क्या, मैं प्रधानमंत्री जी का बोलने का तो कायल हूं, बोलने के तो मास्टर हूं वो, पर उनमें से निकल के क्या आएगा एक्चुअल, अभी कल का अखबार पढ़ के, कल के अखबार में भी नहीं पता लगेगा मुझे। अभी पता लगेगा ये 20-20 को मैं चेक करना चाहता हूं, जो ये 20-20 में 20 जब चेक करेंगे तो फिर से इस पर दोबारा से बैठ के। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। तो प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें कही है, लेकिन सबके बीच आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि लॉकडाउन 4 भी आ रहा है। हाँ, नियम शर्तें थोड़ी अलग हो सकती हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जारी रखिए, खुद को बचाइए। अपनी जान की अहमियत समझेंगे तो आप जहान की अहमियत भी समझ पाएंगे। इतना ही, नमस्कार।